नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। हर बड़ी खबर का तेज रफ्तार से करेंगे पंचनामा। साजिश की नाव से कैसे फैला तनाव, पूरी खबर आगे। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। बिहार में नीतीश सरकार के लिए सिरदर्द बन गया कैबिनेट विस्तार, करेंगे आगे पंचनामा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शगुन शर्मा। बिहार में सरकार बदलते क्या आ गया जंगल राज, करेंगे इसका पंचनामा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निपुण सहगल। ड्रैगन ने डराने की कोशिश की तो ताइवान ने भी दिखाए तेवर, जिनपिंग के जाल का करेंगे पंचनामा। नमस्कार, पंचनामा के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। समंदर के रास्ते 47 वाली साजिश, आज की सबसे बड़ी खबर। महाराष्ट्र के रायगढ़ में नाव से AK-47 राइफल मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। नाव से 3 AK-47 के अलावा 248 कारतूस जब्त किए गए। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि NIA की टीम भी उस जगह पर पहुंच रही है जहां पर नाव मिली है। तो आपको बता दें, दरअसल रायगढ़ की तट पर 2 नाव मिली है, जिसमें से एक पर हथियार तो दूसरे नाव पर दस्तावेज बरामद हुए। क्या फिर मुंबई को दहलाने की साजिश थी? क्या मुंबई में 1993 की तरह तबाही की तैयारी थी? मुंबई से सटे रायगढ़ की तट पर लावारिस हालत में मिली नाव ने साजिश की लहरों को तेज कर दिया है। नाव से 3 AK-47 राइफल और करीब 250 कारतूस बरामद हुआ है। अभी इस नाव की जांच चल ही रही थी कि भरणखोल में दूसरी नाव मिल गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि नाव ओमान से बहती हुई मुंबई तक पहुंच गई। ये सुरक्षा के लिहाज से गंभीर इसलिए है क्योंकि ओमान से मुंबई की समुद्री दूरी करीब 1560 किलोमीटर है। बीच में पाकिस्तान की समुद्री सीमा भी आती है। समंदर में भारत की तरफ से 3 सुरक्षा लेयर होती है। पहला नौसेना, दूसरा कोस्ट गार्ड और तट के सबसे करीब कोस्टल पुलिस। नाव पर जिस कंपनी का नाम लिखा है वो ब्रिटिश कंपनी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने संपर्क किया तो कंपनी ने बताया समुद्री सुरक्षा से जुड़े होने की वजह से नाव पर हथियार थे। और आपको यह भी बता दें कि दरअसल जांच एजेंसियों के सूत्रों ने बताया है कि जिस रूट से नावें आई हैं, ISI भी इस रूट का इस्तेमाल करती है अगर उसे भारत में कोई ऑपरेशन करना होता है। साल 2021 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को पकड़ा था जो ओमान के जरिए पाकिस्तान गए थे। इसीलिए किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा रहा है। ISI भी इसी रूट का इस्तेमाल करती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर। जितेंद्र, कुछ और जानकारी मिल पाई है इसके बारे में? देखिए, प्राथमिक तौर पर यह नजर आ रहा है कि यह कोई आतंकी साजिश नहीं थी और ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि कोई आतंकी हमले की। तो जितेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा। वरुण जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, क्या बता रही हैं एजेंसियां इसके बारे में? पूरा खुलासा क्या हो रहा है? देखिए, NIA की टीम भी मुंबई के लिए निकल गई है, लेकिन जो सूत्र हमारे बताते हैं कि पाकिस्तान जो ISI है वो ओमान की धरती का इस्तेमाल पहले भी कर चुका है हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म को फैलाने के लिए। आपको बता दो, 2021 के अंदर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को पकड़ा था, ओसामा और जिशान। इनको हिंदुस्तान से पहले दुबई गए थे, दुबई से इनको ओमान ले जाया गया था और ओमान से ही पानी के रास्ते ये पाकिस्तान पहुंचे थे और इनको वहां पर ISI ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी और उसी गांव में ट्रेनिंग दी थी जहां पर कसाब को ISI ने ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद ये वापस हिंदुस्तान आए थे और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक प्लानिंग करी थी बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने की। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जो दूसरी सुरक्षा एजेंसीज है, उनका ये कहना है कि ओमान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करता है। कुछ इस तरीके से पानी के रूट का इस्तेमाल पहले भी हो चुका है और ये दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है उसके अंदर भी दर्ज है। तो कहीं ना कहीं मामला जरूर संवेदनशील हो जाता है और यही वजह है कि जो अभी तक पूरी तरीके से क्लीन चिट नहीं मिली है। जो टेरर एंगल है उसकी तरफ भी जो एजेंसीज है वो जांच को अपनी आगे बढ़ा रही है। हालांकि तफ्तीश आगे बढ़ेगी, उसके बाद साफ हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती जांच में अभी तक ये बात सामने आई है कि जो बोट है वो जो किसी तूफान में फंस गई थी, खराब हो गई थी, उसके बाद डिस्ट्रेस कॉल। वरुण, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। दरअसल वो तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि रूट की पूरी जानकारी इन्होंने दी थी। जिशान और ओसामा इनका नाम बताया जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही संदिग्ध हैं, यही वो आतंकी बताए जा रहे हैं। 2021 में दिल्ली पुलिस को यह जानकारी मिली थी। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, वरुण, इनके बारे में कुछ और भी पता चल पा रहा है? कुछ और जानकारी मिली है? ओसामा और जिशान जो 2 बताए जा रहे हैं दहशतगर्द,
देखिए, इन दोनों आतंकवादियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2021 में गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ के बाद ये खुलासा हुआ था कि कैसे ओमान के रास्ते जो पाकिस्तान के जो ISI है उन्होंने ओमान के रास्ते इनको पाकिस्तान पहुंचाया था और वहां पर इनको हथियार चलाने की और दूसरे धमाके करने की ट्रेनिंग दी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो ओमान के जरिए जो पानी का रास्ता है वो पाकिस्तान पहले भी इस्तेमाल करता है हिंदुस्तान के अंदर टेरर को फैलाने के लिए। तो इसलिए जिस तरीके से अब इस संदिग्ध बोट का मिलना कहीं ना कहीं जो एक कनेक्शन है वो यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब बिल्कुल, और ये बात देखिए बहुत ज्यादा चिंता वाली इसलिए है जितेंद्र, आपसे मैं समझना चाहूंगा जिस तरीके से ISI वाला एंगल आ रहा है, कुछ इस बारे में और बता पाएंगे आप? कुछ और पता चल पाया हो? देखिए, ये जो बोट मिली है इसमें कोई ISI का एंगल अब तक नहीं आया है। प्राथमिक तौर पर इसमें कोई आतंकी साजिश नहीं देखी जा रही है, इसे एक दुर्घटना के तौर पर लिया जा रहा है। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल कोस्टल सिक्योरिटी का खड़ा हो गया है कि मुंबई के इर्द गिर्द जो है 3 लेवल्स की सिक्योरिटी है, मरीन पुलिस की सिक्योरिटी है, उसके बाद कोस्ट गार्ड की सिक्योरिटी है और फिर इंडियन नेवी की सिक्योरिटी है। एक शिप जो है वो ड्रिफ्ट होकर 1000 नॉटिकल माइल मस्कट से लेकर मुंबई के करीब हरिहरेश्वर तक पहुंचता है, जिसमें हथियार लदे होते हैं, 3 AK-47 राइफलें होती हैं, करीब 250 के आसपास कारतूस होते हैं, लेकिन हमारी किसी एजेंसी को उसकी भनक तक नहीं लगती है। यहां पर यह बात भी अहम है कि जिस जगह पर यह बोट बरामद हुई है उसी जगह पर 12 मार्च 1993 यानी कि अब से 30 साल पहले उसी जगह पर RDX को अनलोड किया गया था और साथ में बाकी हथियारों की खेप भी अनलोड की गई थी और उन्हीं RDX के जरिए, उसी बारूद के जरिए 12 मार्च 1993 को मुंबई के 12 ठिकानों पर बम धमाकों का अंजाम दिया गया था। ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मृत्युंजय कुमार सिंह से जानते हैं कि समंदर की सुरक्षा को भेदते हुए आखिर कैसे पहुंची थी ये दोनों नाव। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर में एक नाव में AK-47 मिलने और 248 कारतूस मिलने से राज्य की सुरक्षा एजेंसियों से लेकर केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। ये तमाम एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। खासकर त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इस घटना की वजह से एक बार फिर से समुद्री सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ये सवाल इसलिए खड़े होने लगे हैं क्योंकि इसके पहले भी देश में 2 बड़ी घटनाएं समुद्र के रास्ते से आए हुए आतंकियों द्वारा की गई हैं। मैं जिस जगह पर मुंबई में मौजूद हूँ, मेरे ठीक पीछे ये कफ परेड का इलाका है। ये वही कफ परेड का इलाका है, मछुआरों की बस्ती है, जहाँ 14 साल पहले साल 2008 में कसाब और उसके साथी पाकिस्तान से नाव के जरिए मुंबई में दाखिल हुए, इस समुद्र के रास्ते का इस्तेमाल किया, मुंबई में दाखिल हुए और मुंबई में खून की होली खेली, आतंक की होली खेली और उसमें निर्दोषों की मौत हुई। यह पहली घटना नहीं थी। साल 1993 में भी दाऊद ने भी इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया, रायगढ़ में हथियारों का जखीरा उतारा और रायगढ़ के रास्ते यह हथियारों का जखीरा मुंबई पहुंचा और यहां आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। इन 2 घटनाओं के बावजूद भी लगातार समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की बात की जाती रही है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जब नाव बहकर समुद्र के किनारे तक आ जाती हैं तो सवाल उठता है कि क्या वाकई में हमारे समुद्री सुरक्षा इतनी चाक चौबंद है जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो सके। दागियों को लेकर नीतीश सरकार विवादों के चक्रव्यूह में घिरती जा रही है। जेल से बाहर आनंद मोहन का आनंद, मंत्री कार्तिक कुमार वांटेड, लेसी के खिलाफ बीमा की बगावत, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का चावल कांड। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने 10 दिन हुए हैं और रोज एक के बाद एक विवादों की फाइल खुल रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 4 तस्वीरें हैं और ये वो चारों विवाद हैं जिसको लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। डीएम के हत्यारे आनंद मोहन के कांड की फाइलें बंद भी नहीं हुई थी कि 3 मंत्रियों के खिलाफ आरोपों ने नीतीश कुमार की नींद उड़ाकर रख दी है। किडनैपिंग केस में फरार चल रहे मंत्री कार्तिक कुमार को बर्खास्त करने की मांग हो रही है तो जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने अपनी ही पार्टी की मंत्री लेसी सिंह पर हत्या का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। तीसरे मंत्री सुधाकर सिंह, जो कि कृषि मंत्री बनाए गए हैं, उनके खिलाफ चावल घोटाले की पुरानी फाइल खुली है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को बर्खास्त करना चाहिए और नीतीश कुमार जी अगर अक्षम महसूस कर रहे हैं, बेबस महसूस कर रहे हैं आरजेडी के सामने, तो इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार जी ने अपने इज्जत की पगड़ी तेजस्वी यादव के चरणों में रख दी है। और अब इन हालात में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जो कानून मंत्री हैं कार्तिक कुमार सिंह, वो कब तक अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे।
क्या नीतीश कुमार अपने कानून मंत्री कार्तिक कुमार को बर्खास्त करेंगे? विपक्षी बीजेपी के बाद अब बिहार की सरकार को समर्थन दे रही लेफ्ट ने भी नीतीश कुमार से कार्तिक की कुर्सी पर विचार करने की अपील की है। इसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से भी बयान आया और कहा गया कि मामले को देखा जा रहा है। सर, कार्तिकेय सिंह पर जो आरोप लगे मंत्रिमंडल में बने रहेंगे वो सब देखा जा रहा है कि मामला क्या है। कार्तिक कुमार पर 2014 के अपहरण का केस है, जिसमें उनके खिलाफ वारंट है। आरोप है कि जिस दिन उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था, उस दिन वो शपथ ले रहे थे। कार्तिक कुमार को नीतीश कुमार ने कानून मंत्री बनाया है। आरजेडी से बनने वाले इकलौते भूमिहार मंत्री हैं। कार्तिक इसी साल आरजेडी से एमएलसी का चुनाव जीते हैं। कार्तिक बाहुबली अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं। तेजस्वी की A to Z पॉलिटिक्स के सिपाही भी माने जा रहे हैं। विपक्ष के लगाए जा रहे आरोपों को कार्तिक कुमार गलत बता चुके हैं। कल ही रात को कार्तिक ने लालू यादव और तेजस्वी से मिलकर अपना पक्ष रखा। लालू यादव कार्तिक को क्लीन चिट दे चुके हैं। और इस बीच खबर ये आ रही है कि कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नीतीश कुमार से कार्तिक कुमार को कैबिनेट से हटाने की मांग कर सकती है। कांग्रेस का मानना है कि विवाद से महागठबंधन सरकार की छवि को नुकसान हुआ है। तो महागठबंधन में एक दल कांग्रेस भी है और उनकी तरफ से भी कार्तिक कुमार को हटाने की मांग आ सकती है सामने। इससे पहले सीपीआई माले ने भी इस पर इस्तीफे की मांग की थी। और देखिए, मूसलाधार बारिश ने सूरत की सूरत ऐसी बिगाड़ी है कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत से आई हैं। शहर से लेकर गांव, खेत से लेकर खलिहान और सड़क से लेकर हाईवे तक सब बाढ़ से बर्बाद हो चुके हैं। बारिश ने बेदर्दी दिखाई कि मंदिर से लेकर पेट्रोल पंप और बिजली के पोल से लेकर गांव तक सब जगह पानी ही पानी है। सूरत में 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिसका असर इन तस्वीरों में देखा जा रहा है। गुजरात में अब तक मानसून की 93% बारिश हो चुकी है और इस समय मानसून अंतिम दौर में सक्रिय है, जिसकी वजह से ये हाल हो रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से सरदार सरोवर नर्मदा बांध के भी 23 गेट खोल दिए गए, जिससे नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। चलिए अब बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की कर लेते हैं, जहां के कई इलाकों में राहत देने वाला मॉनसून अब आफत बनकर बरस रहा है। रात के अंधेरे में सड़कों पर आए सैलाब ने लोगों की नींद उड़ा दी है। सड़कों पर पानी ने ऐसा कब्जा जमाया कि रफ्तार भरने वाली गाड़ियां सड़कों पर तैरती नजर आ रही हैं। मानसून के कहर की ये तस्वीरें पाकिस्तान के कराची की हैं, जहां भारी बारिश के साथ गरजते बादल और कड़कती बिजली लोगों पर आफत बनकर टूटी। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां रास्ते पर पानी ने ऐसा उत्पात मचाया कि जहां तक नजर जा रही है सिर्फ आफत ही आफत नजर आती है। पानी के बीच फंसे इस बुलडोजर को देखकर आसानी से अंदाजा लग जाता है कि पानी की रफ्तार के आगे भारी भरकम क्रेन भी लाचार है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून में भारी बारिश की वजह से अब तक 600 से ज्यादा लोगों की जान गई है। और उधर जिनपिंग ने ताइवान पर अटैक का एक नया तरीका निकाला है, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। समंदर में नावों का बड़ा लश्कर नजर आ रहा है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ नाव ही नाव नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे नावों का मेला लगा हो। समंदर में नजर आ रहे ये सिर्फ नावों का जत्था नहीं, बल्कि ताइवान के खिलाफ जिनपिंग का नया जाल है। जी हाँ, फिशिंग जाल। गोला बारूदों के बाद जिनपिंग ने ताइवान के खिलाफ मछली वाला जाल फेंक दिया है। समंदर में चीन से महज 160 किलोमीटर दूर स्थित ताइवान के चारों तरफ चीन ने हजारों फिशिंग बोट तैनात कर दिए हैं। पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में बड़े पैमाने पर फिशिंग बोट की मौजूदगी न सिर्फ सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि इससे मछली पकड़ने के दौरान भी टकराव की स्थिति बन सकती है। साथ ही मालवाहक जहाजों को भी परेशानी तय है। एक अनुमान के मुताबिक चीन के पास गहरे पानी की 17,000 फिशिंग बोटें हैं। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा मछली खपत वाला देश है। तो चीन जो है वो ताइवान को डराने की ऐसी कोशिशों में जुटा हुआ है, लेकिन उधर ताइवान ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए।
मिसाइल लॉन्चर्स तैयार खड़े हैं, लड़ाकू विमान आसमान में गरज रहे हैं, समंदर में भी सेना चौकस है। अब तक ड्रैगन ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ताइवान ने भी अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। चीनी सेना की ड्रिल के खिलाफ ताइवान ने हर मोर्चे पर सेना तैनात कर दिया है और जिनपिंग को लाउड एंड क्लियर संदेश है कि ताइवान झुकेगा नहीं। ताइवान ने अपने एंटी शिप हार्पून मिसाइलों से लैस F-16 लड़ाकू विमानों के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। साथ ही TK-3 मिसाइल लॉन्चर्स की भी तैनाती कर दी गई है। उधर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने भी अपने डिस्ट्रॉयर नैनचोंग का प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज किया है कि वो किसी भी समय स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है। अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां चुनाव से पहले बाहरी के मुद्दे पर बवाल शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर में चुनाव की आहट के साथ ही बाहरी वोटर का मुद्दा गर्म होने लगा है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बाहर से अपने वोट लाकर जम्मू कश्मीर में बसाने का आरोप लगा दिया। न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 25 लाख बीजेपी का वोटर बाहर से आएगा तो जम्मू के वोट का क्या फायदा होगा, कश्मीर के वोट का क्या फायदा होगा। जबकि बीजेपी इसे जम्मू कश्मीर से 370 खत्म होने की खींच बता रही है। दरअसल इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है, कोई ऑटोनॉमी और कोई सेल्फ रूल को लेकर के चलता था, आज ये अपनी खिसकती हुई जमीन को लेकर के इकट्ठे हुए हैं। 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का काम पूरा हो चुका है और जल्द चुनाव का ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार 25 लाख नए वोटर जुड़ सकते हैं, जिसे महबूबा मुफ्ती बीजेपी की हेराफेरी बता रही हैं। बात राजू श्रीवास्तव की। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली के एम्स में भर्ती राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर पर हैं। 9 दिनों से उन्हें होश नहीं आया। डॉक्टरों ने कहा कि राजू की हालत पहले से गंभीर हुई है। राजू के तमाम रिश्तेदार लखनऊ, कानपुर और मुंबई से एम्स पहुंचने लगे हैं। तो रिश्तेदारों के एम्स पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और पंचनामा में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।